जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी अपनी रसोई में खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाय गर्मी, मेरा तो गर्मी से बुरा हाल है, पसीना सोख ही नहीं रहा। ऊपर से इस आग के टेम्परेचर के सामने खाना बनाना, उफ, कितना मुश्किल काम है। जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगी। ऐसे थोड़ी देर में गौरिका भी जल्दी जल्दी खाना बना देती है और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वाह वाह वाह, गर्मियों में नहाने में कितना मन लगता है। आज पूरी 6 बाल्टी पानी से नहाऊंगी। गौरिका भी बहुत खुश हो रही थी। वो जैसे ही पानी का एक मग्गा अपने ऊपर डालती, वो जोर से चिल्लाती है, हाय मरगी, कितना गर्म पानी है, मेरी तो कमर ही जल गई। बताओ, अब चैन से नहा भी नहीं सकती। आज तो आने दो कालू को, खुद तो चला जाता है एसी की हवा खाने, मैं यहाँ गर्मी से मरती हूँ। ऐसे बेचारी गौरिका भी बिना नहाए ही बाथरूम से चली आती है। तो इधर रानो चिड़िया के घर में एसी लगा हुआ था। उसके दोनों बच्चे एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे से लेटे हुए थे। कुकू बेटे, खिचड़ी में डालने के लिए हल्दी खत्म हो गई है, आप गौरी आंटी से जाकर 1 चम्मच हल्दी ले आए। नहीं मम्मा, आप गुड़िया को भेज दे, मैं सो रहा हूँ। मम्मा, अभी तो ये जाग रहा था, मैं नहीं जाने वाली, आप इस कोको को ही भेजे, सब इसके ना जाने के बहाने हैं। बंदरिया, मैं सचमुच सो रहा था, चुपचाप से चली जा। कोको चुप हो जाए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब एक दूसरे के गलत नाम रखना छोड़ दे, वरना मैं ऐसे बंद कर दूंगी, फिर सोना तुम दोनों गर्मी में। ऐसे बोलकर रानो गौरी कव्वी के घर हल्दी लेने चली जाती है। उसे बहुत पसीने आ जाते हैं, ऊपर से गौरी के घर में तो गर्माहट थी। गौरी, आपका घोंसला कितना गर्म है, मुझे तो यहाँ बाहर से भी ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी तो तुझे लगेगी ही, पूरा दिन एसी में जो पड़ी रहती है, आई बड़ी अमीर जादी। गौरी बहन, आप तो बुरा मान गई, मेरा आपको छुड़ाने का कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस थोड़ी सी हल्दी मांगने के लिए आई हूँ। जाओ चिड़िया, मेरे घर भी हल्दी नहीं है, मेरी हल्दी भी आज ही खत्म हो गई। चिड़िया चुपचाप गौरी के घर से चली जाती है और तभी गौरी का पति कालू कौवा काम से घर आता है। हाय राम, बहुत गर्मी है, गौरी जरा 1 गिलास पानी लाना। आ गए, सारा दिन भर एसी में बैठकर काम किया होगा, तब भी कालू वहाँ से थक जाते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, देख नहीं रही मैं काम से थका हारा आया हूँ, ना पानी की पूछती ना आने जाने की, खुद तो घर में रहती है, बाहर जाकर मुझे कमाना पड़ता है। कालू, मेरी फूटी किस्मत जो ठहरी, अब तो उस गरीब रानो ने भी घर में एसी लगवा लिया और यहाँ मैं नाम की अमीर हूँ। सारा दिन गर्मी से मरती हूँ। गौरी जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे ठीक है मेरी माँ, मैं कल एसी लगवा दूंगा, अब रोना बंद करो, सारे मोहल्ले को सुना दिया। फिर तो ठीक है, एसी लगवा दोगे, फिर काहे का रोना, मैं मजे से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। एसी का सुनकर गौरी कभी खुशी से झूमने लगती है और वो दोनों खाना खाकर सो जाते। सुबह कालू कौवा काम के लिए जाने वाला था, तभी गौरी कभी पीछे से कहती है, कालू पति जी, आपने कल शाम को कहा था कि आज एसी लगवा देंगे। मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, 2 बजे तक ड्यूटी कर दूं, आते समय एसी ले आऊंगा। ठीक है जी, अब आप जाओ और एसी भूल मत जाना। फिर कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। गौरी सबको बताती फिरती है कि उसके घर में भी आज एसी लगने वाला है। हरियाली लूसी, मेरा कालू मेरे लिए आज एसी लगवा रहा है क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करता है, अपनी पत्नी को गर्मी से मरते देख नहीं पाया। अच्छा है गौरी, हम तो गर्मी में ही मरते हैं, एक पंखा है, वो भी मुर्गे जैसी नार हिलाता है। और लूसी, कबूतर तो कुछ काम ही नहीं करता, वो तो तुम्हारे लिए पंखा भी नहीं ला सकता, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किलों से चलता होगा, तो तुम दोनों को गर्मी में मरना होगा। लूसी और हरियाली गौरी की बातें सुनकर वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। अब उस रानो चिड़िया को बताने जाती हूँ, उसको भी तो पता चले, कल मुझे बड़ा सुना कर गई थी। फिर गौरी का भी उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है। आओ आओ गौरी बहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? चिड़िया, ये एसी ज्यादा ठंडी हवा नहीं दे रहा, शायद ये पुराना लिया होगा, तभी तो इसकी गर्म हवा है। खैर, शाम को कालू जी नया एसी ला रहे हैं, तुम जरूर आना और देखना मेरा नया एसी कितनी ठंडी हवा देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं शाम को आपका एसी देखने जरूर आऊंगी। आ जाना, बहुत महंगा वाला एसी लाएगा मेरा कालू, जरा दूर से ही देखना।
ऐसे रोब जमाती हुई गोरी वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती, कालू कौवा एसी की दुकान में जाता है। भाई जी, मुझे कोई सस्ता सा एसी दिखा दे। ये देखो भाई, ये सबसे कम बजट का एसी है, सिर्फ 39,000 का है। 39,000? ये सस्ता है? फिर महंगा क्या होगा? मुझे इससे भी सस्ता एसी दिखाओ, कम से कम 20,000 तक का। दफा हो जाओ, ये सबसे सस्ता एसी था, इससे सस्ता एसी पूरी बाजार में नहीं है। कालू कौवे को दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है। रास्ते में उसे कबाड़ खाना दिखाई देता, जिसमें खराब एसी पड़े थे। कबाड़े वाले भैया, मुझे एक एसी दे दो जो रिपेयर करके थोड़ा चल सके। लो भैया, ये एसी थोड़ा ठीक ठाक है, पास ही की दुकान से इसे ठीक करवा लो। कालू कौवा उस कबाड़े से एसी खरीद लेता है और रिपेयर करवाने चला जाता। लो भैया, एसी अब चल ही जाएगा, मेरी मजदूरी के 500 रुपए दे दो। वाह वाह, 6,000 में एसी मिल गया, कम से कम 39,000 तो नहीं देने पड़े। फिर कालू मजदूरी के पैसे देकर एसी अपने घर ले जाता है। रानो हरियाली लूसी गोरी के एसी का इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही कालू के पुराने एसी को देखती है तो खूब हंसती। गोरी, ये तो पुराना एसी है, इस कबाड़ी एसी के लिए आप मरी जा रही थी। हाँ गोरी, ऐसे पुराने एसी तो मेरा कबूतर यूं ही उठा लाता है, तुम मुझसे ही कह देती, ऐसा एसी तो मैं तुम्हें अपने घर से ही दे देती। चलो हरियाली, अब चलते हैं। ऐसे बातें बनाकर वो दोनों चली जाती है। कालू, ये क्या उठा लाए हो? एसी कम, कबाड़ा ज्यादा लग रहा है, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। गोरी, ये एसी चलता है, बहुत ठंडी हवा देता है, मैंने एसी लगवाने का कहा था, ये नहीं कहा था कि नया एसी लगवाऊंगा। कालू, मुझे नहीं पता, अभी के अभी नया एसी लेकर आओ। गोरी, तुम समझती क्यों नहीं, एसी नया हो या पुराना, तुम्हें सिर्फ हवा से मतलब होना चाहिए। हाँ गोरी बहन, इस एसी में क्या बुराई है? आपको गर्मी से बचना है, ना कि नए एसी को सर पर लेकर घूमना है। एक बार इसे चलाकर तो देखो। गोरी कौवे रानो की बात मान जाती है और कालू कौवे एसी को दीवार पर लगा देता और रिमोट से एसी को ऑन करता है और एसी ठंडी ठंडी हवा देता है। गोरी, कितनी अच्छी तो हवा दे रहा है। अब बोलो, अभी भी क्या तुम्हें नया एसी चाहिए? ठीक है कालू, अब मैं नया एसी लाने को नहीं कहूँगी, यही अच्छा चल रहा है। रानो बहन, आज तो आपने बचा ही लिया, वरना गोरी मुझसे बहुत लड़ती। फिर रानो अपने घर चली जाती है और उस रात गोरी कभी सुकून से सोती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। बहुत सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी सुषमा बहुत ही ज्यादा लालची और मतलबी औरत थी। उसे सिर्फ खुद से ही मतलब था और उसका पति सुरेश उससे बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत ही ज्यादा दयालु और नेक किस्म का इंसान था। वो सबकी मदद करना जरूरी समझता था, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा परेशान था। आए दिन उसकी बीवी उसे रोज ताने दिया करती थी। अरे जी, आप आज भी ऐसे ही आ गए, ना आप कुछ ढंग का कमाते हैं, ना मुझे ढंग का कुछ ला कर देते हैं। मैं आपसे परेशान हो चुकी हूँ, कब तक मैं ये गरीबों की जिंदगी जीऊंगी? आप कुछ ढंग का काम कर लीजिए ना। एक तो आपको ढंग का काम देगा भी कौन? आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, मेरी तो जिंदगी बर्बादी हो गई है। अरे सुषमा, मैं पहले कौन सा अमीर था जो तुमसे शादी की थी, जो मैं अब अमीर हूँ। जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो, यही हमारी जिंदगी है। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी ही खिला सकता हूँ और भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। देखिए जी, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। आप अच्छा काम करिए ताकि हमारे घर में कुछ पैसे आए। मैं लोगों के पास इतना कुछ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। बेचारा सुरेश अपनी पत्नी के लिए दिन रात काम किया करता था, लेकिन उसकी बीवी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। न उसे अपने पति की चिंता रहती थी। वो रात भर भी काम करता रहता था, कभी कभी तो वो घर भी नहीं आता था। सुरेश का घर सड़क के किनारे और जंगल के पास में था। वहाँ पर बाहर से शहर के लोग आया करते थे। वो गांव इतना छोटा था कि लोग वहाँ पर रहने के लिए उनके घर पर ही रुक जाया करते थे। और सुरेश का दिल बहुत ही साफ और नेक था। वो अपने घर में लोगों को ठहरा देता था। उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा लालची थी और वो जादू टोना भी करती थी।
जो बाहर से लोग आया करते थे गांव की भलाई के लिए और यहाँ के रहने वाले लोगों को काम देने के लिए आया करते थे। वो इतना सोना और चांदी पहन कर आते थे कि सुषमा उनके सोने चांदी को देखकर ललचा जाती थी और वो उन पर जादू टोना कर देती थी। अरे भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये सब करना बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें कितना समझाऊं। देखिए जी, आप मुझे कमा कर तो नहीं दे सकते हैं, फिर मुझे ऐसे ही उल्टे काम करने होंगे। अगर आपने मुझे और कुछ कहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रह लेना अकेले। बेचारा सुरेश, अपनी बीवी की बात उसे माननी ही पड़ती है। सुषमा बाहर से आने वाले लोगों पर जादू टोना करती है और उनके सारे रुपये पैसे ले लेती है और रात होने के बाद सुषमा और उसका पति उन्हें जंगल छोड़कर आ जाते हैं। सुषमा का पति ये सब नहीं करना चाहता था, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो उससे परेशान भी हो चुका था। रोज सुरेश जंगल के रास्ते से जाया करता था। वो पास वाले गांव में मकान बनाने का काम किया करता था और कभी कभी वो मिठाई की दुकान या ढाबे पर काम कर लिया करता था। वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। एक दिन बेचारा सुरेश थक हार के घर वापस जा रहा था, लेकिन वो इतना थक चुका था वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसी गुफा में से एक बुढ़िया बाहर आती है जो सुरेश के पास आकर रुक जाती है। अरे बेटा, मैं तुम्हें कब से उस गुफा से देख रही हूँ। मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुरेश बुढ़िया की बात मान लेता है, पर जैसे जैसे वो बूढ़ी औरत कहती है वैसा ही सुरेश करता है। अगले ही दिन सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ और मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। सुरेश वैसा ही करता है जैसा वो बूढ़ी औरत करती है। हर रोज की तरह उनके घर में फिर से राहगीर रहने के लिए आते हैं और सुषमा फिर से उन पर जादू टोना करके उन्हें जंगल में छोड़ आती है। लेकिन सुषमा आज बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो मन ही मन कहती है, मेरा तो आज पूरा वक्त ही खराब हो गया है। इस इंसान के पास तो कुछ भी नहीं था, मेरी तो जिंदगी न जाने कैसे ही कट रही है। तभी वो बूढ़ी औरत आती है और सुषमा से कहती है, अरे बेटी, मैं तुम्हारी मन की बात जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी गुफा में चलो। लेकिन मैं आपकी गुफा में क्यों जाऊँ? मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बार बेटी मुझ पर भरोसा तो करके देखो। सुषमा उस बूढ़ी औरत की बात मान लेती है और उसकी गुफा में चली जाती है। ये देखो, तुम्हें अमीर होना था ना, मेरे पास ये जादुई घड़ा है, इसे तुम ले जाओ। वैसे भी अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, इससे तुम अपनी जिंदगी सुधार सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये घड़ा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम मुसीबत में आ सकती हो। सुषमा बूढ़ी औरत की बात मान लेती है और वो सोने का घड़ा अपने घर ले आती है। वो घड़ा सोने का था और उसमें जो चीज रखी थी वो भी सब सोने की ही थी। सुषमा बहुत ज्यादा लालची औरत थी। वो रोज जेवर पहनती है और अपने आप को महारानी समझने लगती है और अब तो शहर से आने वाले लोगों को वो अपने घर में भी ठहरने नहीं देती है, क्योंकि अब उसमें बहुत ज्यादा लालच आ गया था और वो सोने के घड़ों में से कुछ जेवर निकाल कर बाजार बेचने जाती है। धीरे धीरे करके उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं और सोना खत्म होने लगता है। एक दिन सुषमा सो रही थी, तभी अचानक से उस घड़े में से सांप बिच्छू निकल आते हैं और वो सोने का घड़ा एक साधारण से घड़े में बदल जाता है। सुषमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, ये कीड़े और सांप मुझे खा जाएंगे, मुझे बचाओ। तभी उस घड़े में से आवाज आती है, तुम बहुत ही ज्यादा लालची औरत हो, तुमने इस घड़े का सोना बेचा है। अगर तुम इस सोने का इस्तेमाल सही से करती या किसी की मदद करने के लिए करती तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। अब तुम भुगतो। तभी उसी रात सुषमा का पति भी आ जाता है। ये देखकर वो डर जाता है। वो अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रही हैं? इसे हटाइए, तुम्हारा पति अब कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।
अरे तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा मत करो, प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा लालची है। नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं हमेशा मेहनत करूँगी और अपने पति की मदद करूँगी। बस ऐसा करते ही सभी सांप बिच्छू वहाँ से गायब हो जाते हैं और सुषमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।